BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तीन राज्यों में बीजेपी का प्रचंड बहुमत देखकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनको काफ़ी बल मिला है और वो काफ़ी गदगद नज़र आ रहे हैं। यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो नतीजा है, उन नतीजों को अब 2024 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से रुझानों में दिखाया गया था कि कांटे की टक्कर है, उसके बिल्कुल विपरीत जो नतीजे आए हैं, उसका इम्पैक्ट बिहार के भी चुनाव में 25 में पड़ेगा। लेकिन उससे पहले 24 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, उस पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन इस बारे में जो बीजेपी के नेता हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं? हमारे साथ इस समय बिहार बीजेपी नेता के सदस्य हमारे साथ सैयद माज अरफी जी हैं, जो कि बीजेपी में काफ़ी अपना दबदबा रखते हैं और ये हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। माज जी, 3 स्टेट में जो प्रचंड बहुमत मिली है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले न्यूज़ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे आज अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं तीनों राज्य के आवाम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आवाम ही फैसला करती है कि मेरा उत्तराधिकारी, मेरा सरकार जो वो कैसा होना चाहिए। और देखिए, डबल इंजन की सरकार हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये जो कहना था कि डबल इंजन की सरकार, तो देखिए, जब कोई गाड़ी इंजन और गाड़ी का जो पहिया होता है, दोनों मिल करके चलते हैं ना, तो देश तरक्की करता है, राज्य तरक्की करता है। तो वहाँ की आवाम ने मोदी जी पर विश्वास किया और बीजेपी पर विश्वास किया और इसका नतीजा ये हुआ कि हमें पूर्ण बहुमत मिली। इसलिए मैं अहले वतन को और ख़ासकर उस राज्य के नागरिकों को जिन्होंने बढ़ चढ़ करके मोदी जी पर विश्वास किया, मोदी है तो मुमकिन है, ये कंफर्म कर दिया, जिसका नतीजा परिणाम हुआ कि डबल इंजन की सरकार वहाँ बनी। और जब केंद्र से जो भी पैसा या जो भी जाएगा सिस्टम, उस राज्य का डेवलपमेंट होगा। मैं अपने राज्य की बात कर लेता हूँ। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसके बाद कर्नाटक में जीत हुई थी। तब से ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली है, ये दुकान चल पड़ा है। लेकिन जिस तरह के नतीजे अभी आए हैं, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है 24 में फिर से। देखिए, ये मोहब्बत की दुकान है कि नफरत की दुकान है, ये तो राहुल गांधी जी बताएंगे ना। अगर मुसलमानों को नरेंद्र मोदी जी से नफ़रत होती तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की आज़ादी में जिस तरह मुसलमानों की सहभागिता रही है, उसी तरह अभी के चुनाव में राज्य में सरकार बनती है और गिरती है, तो उसमें भी मुसलमानों का कहीं ना कहीं योगदान रहता है। उसको भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दल हो, इग्नोर नहीं कर सकता है। और जो इग्नोर करता है, उसका खमियाजा खुद मुसलमानों को कब तक बेवकूफ़ बनाइएगा? कलम की जगह पर कब तक आप हथियार दीजिएगा? मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है। आप बिहार की बात कर लें, हम 17% है और हमारा विधायक का क्या इशू है पूरे बिहार में, ये आप देख लें। मुसलमानों को क्या डेवलपमेंट मिलता है, ये आप देख लें। मैं तो फ़ख्र महसूस करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में 23 ईयर्स से मैं हूँ। मुझे ये है कि मुझे बोलने की आवाज़ मिली है। सबसे पहला चीज़ है कि अपनी बात को, अपने कौम की बात को 2005 से लेकर के बाकी विगत 2 साल, 1 साल इधर छोड़ दीजिए, 1 साल उधर छोड़ दीजिए, तो बाकी नीतीश जी हम लोग के साथ थे। लेकिन बिहार में जिस तरह डेवलपमेंट की बात हुई, डबल इंजन की जिस तरह की सरकार हमारी चली, नरेंद्र मोदी जी भाई साहब के इसमें चली, तो हम लोगों ने जिस तरह तरक्की हिंदू भाई ने किया, मुसलमान ने भी किया। अगर अच्छा हॉस्पिटल बना तो मुसलमानों का भी इलाज हुआ और हिंदुओं का इलाज हुआ। अच्छी सड़कें बनी तो मुसलमान भी उस पर चल रहे हैं, हिंदू भी चल रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, जो सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि हिंदू मुसलमान की 2 आँखें खूबसूरत दुल्हन की आँखें हैं, उस अगर एक आँख ख़राब हो जाए तो दुल्हन बदसूरत लगती है। ठीक उसी तरह कांग्रेस अभी तो साउथ तक सिमट गई है और नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और अमित भाई ने ये बात जो कही है कि कांग्रेस के पास गिनने के लिए पूरे भारत में विधायक नहीं रहेंगे, ये आने वाले और कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। कि आप सिवान का देख लीजिए ना, बिहार में देख लीजिए कितने कार्यकर्ता है कांग्रेस के पास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है।
तो कहने का मतलब है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ये सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास को लेकर के चलते हैं, जिसका परिणाम है कि अर्पी जी, एक सवाल हम आपसे करेंगे कि चुनावी नतीजे आने से पहले एक एग्जिट पोल आता है, जिसमें कई सारी चैनल ऐसे हैं जो कि एग्जिट पोल करने के बाद वो बताते हैं कि किसकी सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल में जिस तरह से दिखाया जा रहा था, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही दिखाया जा रहा था कि बीजेपी की सरकार बन रही है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार दिखा रही थी, लेकिन जब नतीजे आए वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। यानी साफ एकदम आधा आधा का मतलब फासला है, कांग्रेस काफ़ी दूर तक नजर आ रही है। तो क्या आप लोगों की उम्मीद था कि नतीजा ऐसा आएगा जब आपने एग्जिट पोल देखा था? तो देखिए, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर और वहाँ की आवाम पर विश्वास था। एग्जिट पोल टीवी चैनलों का अपना एजेंडा है, अपना उनका टीवी चैनल का टीआरपी लेना है, तो वो अपना चलाते रहते हैं। लेकिन हमारे नेता को, हम लोगों पर पूर्ण विश्वास था कि हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि जनता पर विश्वास होता है। खुदा को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन यकीन हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी धर्म के लोग मानते हैं। जो नहीं मानते वो नास्तिक होते हैं। उसी तरह जनता ने किसको वोट दिया, ये तो टीवी चैनल वाले एनालिसिस कर सकते हैं। वो हर के किसके दिल में क्या है। मैं अगर बूथ पे जा रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा हूँ कि कांग्रेस को दे रहा हूँ, ये तो मेरा दिल जानता है ना। मैं वोट दे कर क्या हुआ, मैं कहूँ कि नहीं मैंने बीजेपी को वोट दिया और मैंने लट्टेन छाप पर बटन दबा दिया, तो ये तो एतमाद की चीज़ होती है ना। बहुत सारी चीज़ होती है जो खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो कहने का चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की बात करती है और सबका साथ, सबका विकास। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि सबका साथ चाहती है। और मैं अभी बता देता हूँ, अगर नीतीश जी के पास और तेजस्वी लालू के पास चैलेंज करता हूं कि अगर उनकी औकात है तो अभी बिहार में चुनाव करके दिखा दें और पूर्ण 2/3 बहुमत से हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 17% मुसलमान में से 8% मुसलमान उनको छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे बिहार में चले जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी कैसे दावा कर लेती है 2/3 बहुमत के साथ, 3/3 बहुमत के साथ? क्या इसके पीछे भी कुछ है क्या? देखिए, इसका रीज़न है ना कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। मैं अभी आपको एनालिसिस कर रहा हूँ 2024 का 325 सीट, मैं आपके टीवी चैनल पे बोल करके जा रहा हूँ। 325 सीट से एबव रहेगा, 324 नहीं होगा। नरेंद्र भाई मोदी जी 325 सीट ला करके और देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये अभी आप नोट कर लीजिए। 325 आप एनडीए गठबंधन की बात करें, सिर्फ बीजेपी की बता? नहीं, एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ। जो मेरे सहयोगी, मेरे पास सहयोगी तो थोड़े से है ना, लेकिन उन सहयोगियों को मैं छोड़ करके नहीं चल रहा हूँ। जो आते जाएंगे कारवां बनता जाएगा। आपके पास कह रहे हैं कि छोटे सहयोगी हैं जी, बड़े सहयोगियों का दल बना था इंडिया जी। क्या लग रहा है, इंडिया को उम्मीदों को झटका लगा है? इंडिया तो समझ लीजिए कि उनमें जो नफरत होती है ना, जो मोहब्बत उन लोगों ने मोहब्बत का दिया और मोहब्बत की दुकान खोली थी, उस दुकान में दीमक लग गया और नफरत डाइवर्स हो गया है। और आपको आज बता देते हैं कि ये बिखर जाएंगे। जैसे तस्बीह होता है ना, मोती होता है, मोती का गूंथ दीजिए, हार जिसको बोलते हैं, मोतियों की माला जो कहते हैं, वो माला टूट गया है और सब धीरे धीरे बिखर गए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी इनके साथ आ नहीं सकती है। बिहार में का यही स्थिति है कि कांग्रेस को ज़्यादा सीट चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और मुलायम लड़ रहे हैं। हर राज्य का अलग अलग डिफरेंट मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी ये सब लोगों से, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश की बात करती है। अभी आप देख लीजिए कि उत्तर काशी में, वहाँ काशी में टनल में फंस गए थे, तो उसमें हिंदू भी लेबर थे, मजदूर थे, मुस्लिम भी मजदूर थे। लेकिन हमारी सरकार लगातार 17 दिनों तक जगती रही। हमारे मुख्यमंत्री वहाँ के वो धामी साहब, वो लगातार कंटिन्यू रह करके इतना कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता है। और वो लग रहा करके मज़दूरों की जान बचाई, 41 मज़दूरों की जान बची। तो ये विश्वास होता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता है कि मुसलमानों को, आज भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं रहता तो कोई अगर कोई नेता है आरजेडी में रह करके या किसी दल में बोल करके ज़रा ऊँची ज़ुबान में ज़रा बता दे, आप क्यों नहीं है एक मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाते? मुझे पद की लालसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मुसलमान जो 17% है उसको तरक्की मिले। कोई ज़रूरी नहीं कि सैयद नवाज अरफी अगर विधायक बन जाएगा, एमपी बन जाएगा तो सिर्फ अपनी तरक्की मैं करूँगा। आपको लगता है कि बीजेपी आएगी तो इनका हक दिलाएगी मुसलमानों? मैं कह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर मुझे बीजेपी टिकट दे देती है, मैं टिकट लेकर के लड़ता हूँ, अगर विधायक बन जाता हूँ, सांसद बन जाता हूँ, तो सिर्फ मैं अपना डेवलपमेंट करूँगा। शाहनवाज साहब अगर भागलपुर से टिकट देती है बीजेपी और सांसद हो जाते हैं तो सिर्फ अपना डेवलपमेंट करेंगे। हाँ, आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन शाहनवाज साहब हो चाहे अरफी साहब हो,
ये हम ये चाहते हैं कि मुसलमान पढ़े, शिक्षा से जुड़े। ये जो आप बोल रहे हैं बात, आपकी पार्टी कितने लोगों को टिकट देती है मुसलमानों को? टिकट कोई मानी नहीं रखता है। क्यों नहीं मायने रखता? आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, जब तक टिकट नहीं मिलता, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होगी उनकी, कैसे होगी? देखिए, टिकट मिलेगा तो ही जीत जाएंगे। आप 20 लोगों को लड़ाएंगे, 10 लोग जीत के आएंगे मुसलमान। आप तो मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि आरोप जदयू और राजद पे लगा रहे हैं, कांग्रेस पे लगा रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, मैं टिकट और विधायक का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ, मैंने बात कहा ना कि सिर्फ मेरी तरक्की होगी, मैं चाहता हूँ कि आवाम की तरक्की हो। मेरा मुसलमान भाई IAS IPS बने ना, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उसके लिए सरकार क्या पॉलिसी ला रही है, ये अपनी सरकार में रह करके हम आवाज़ उठाएंगे। आपको आज उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। क्या उत्तर प्रदेश में हमारे 2 मंत्री हैं, एक MLC है, एक राज्यसभा सांसद है। आपको बंगाल में बीजेपी ने 29 सीट दिया, मैं वहाँ का 100 प्रभारी था, वहाँ पर 29 सीट दिया। तो वहाँ पर मुसलमानों को बीजेपी ने, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, लेकिन कहने का चीज़ है कि पहले मुसलमानों को इत्मीनान दिखाना होगा कि मान लीजिए कि सैयद माज़ अरफी को टिकट भाजपा दे दे, मान लीजिए, एक उदाहरण देते हैं, और मुसलमान कहे कि नहीं, मुसलमान कहे कि सिया है और हिंदू कहे कि मियाँ है, तो इस बीच में तो हम तो पिस जाएंगे ना, मेरा कैरियर तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये भी कहा कि 17% हैं हम लोग, हालांकि 18% के लगभग हम लोग आंकड़ा में दिखाया गया है। तो क्या 18% बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको CM के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा, डिप्टी CM के लिए प्रोजेक्ट किया? देखिए, हम लोग ना CM का, ना विधायक का, ना सांसद का, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और सैयद माज़ अरफी की पहचान जो है भारतीय जनता पार्टी है। मेरे तरह हज़ारों पार्टी में हज़ारों लीडर मुस्लिम लीडर हैं, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, लेकिन सैयद माज़ अरफी की पहचान भाजपा से है। देश में चाहे किसी भी राज्य में अगर कोई सैयद माज़ अरफी को जानता है तो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और यही मेरी सबसे बड़ी चीज़ है। पद तो कम दिनों का होता है। आज मैं विधायक हूँ, कल हार जाऊँगा, एक बात कह रहा हूँ, लेकिन जो मैं कार्य करता हूँ ये कोई छीन नहीं सकता है। ये मेरा धरोहर है। मैं पूरा लोग जानता है, पूरा राज्य जानता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी करता। जिस दिन भाजपा को लगेगा, मैं सीनेट का मेंबर हूँ, मुझे मजुलक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का सीनेट का मेंबर मुझे गवर्नर ने नियुक्त किया है, मेरी सरकार थी, मुझे वो मिला। अगर ऐसा रहता कि मैं लालच रहता, तो जब मेरी सरकार बनेगी, जब हम लोगों का जैसे जैसे डेवलपमेंट की बात होगी उस तरह मिलेगा। लेकिन हमारी ये बात कहना है कि जो लोग मुसलमानों का वोट लेकर के मुसलमानों की तरक्की की बात नहीं करते हैं, मैं उन लोगों पर कटाक्ष कर रहा हूँ। और ये भरम अब ये छोड़ दें, लालू जी की लंटेन की दिया बुझने वाली है कि मुसलमान अब रोशनी चिराग कर लिए हैं, अब आसमां तक उनको जाना है। और मैं मुसलमान से ये कहूँगा कि वो कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और हम आह भरते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बदनाम मत होइए, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए, लेकिन आप एकजुट होकर करके आप ऐसे जगह दीजिए कि आपकी भी औकात लोगों को मालूम चले। भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, तो नहीं, ये दुश्मन नहीं है। ये जो नतीजे आए हैं, क्या इसका जो परिणाम देखने को मिलेगा क्या बिहार के 40 सीटों पर जब लोकसभा चुनाव होगा? एकदम बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि 325 आपके स्टूडियो में बोल करके जा रहे हैं। अब बिल्कुल ही मुसलमान हो चाहे हिंदू भाई हो, सब लोगों ने ये बना लिया है कि नरेंद्र मोदी है तो देश में मुमकिन है, नहीं तो लूट खसोट चोर होगा। अब कोई मान लीजिए सब दल मिल करके खिचड़ी पकेगा तो एक स्वाद नहीं मिलता है। और एक आदमी, एक सरकार जब चल रही है तो किसी को लूट खसोट, अरफी भी अगर उस पद पे अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ कानून है, कानून उसको सज़ा देगी। यहाँ पर कोई बैकसाइज नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या आरजेडी का हो या जेडी को हो। हम लोग बस ये विश्वास रखते हैं, कानून पर विश्वास रखते हैं। और नीतीश जी आज क्या बिहार की हालत बना दिए हैं, ये तो आप बिहार की आवाम से जा कर के पूछ लीजिए। इसलिए मैं अपने अहले वतन और अपने बिहार के लोगों से, खासकर मुसलमान लोगों से कहूँगा कि अब भी जाग जाइए, अपने हक की लड़ाई लड़िए। देखिए, छोटे छोटे लोग जो 4% है, 5% है, 2% है, 3% है, वो लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम 17% होकर के हमें तो बांट दिया जा रहा है। झूठा सजदा, झूठी इबादत में मेरा एक खुदा है, मेरा एक रसूल है, एक परचम के तरह 17%, 18% हम लोग आए और अपनी आवाज़ बुलंद करें। अच्छी बातें आप कर रहे हैं मुसलमानों को लेके, आपको नहीं लगता बीजेपी के कहनी और कथनी में अंतर है? बात तो बहुत अच्छी होती है,
लेकिन पीठ पीछे काम कुछ और ही कहाँ कथनी कर रही में मुझे पाकिस्तान भेज दिया जा रहा है क्या? भाजपा की सरकार 2005 से लेकर के अभी तक थी, एक साल उधर छोड़ दिया, एक साल इधर छोड़ दिया। क्या अजान पर बैंड लग गया था क्या? क्या मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा था क्या? क्या हॉस्पिटल बना था? क्या मुसलमान का इलाज नहीं हो रहा था क्या? क्या मुसलमान की बेटियों बहुओं को इज्जत लूटी जा रही थी क्या मोदी जी की सरकार में? छुट्टी पर आप ही के नेता क्यों भड़क जाते हैं? ईद में और 3 दिन की छुट्टी दे दी जा रही है, तो आपको नेता को तकलीफ क्यों हो रही है इतना? देखिए, वो अपना अपना व्यक्तिगत ये चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी का ये स्टेटमेंट नहीं है। अर्फी अगर कोई स्टेटमेंट दे देता है तो अर्फी का निजी मामला हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। मेरे पार्टी बयान देंगे, जैसे आपके एक नेता ने बयान दिया था देश के गद्दारों को, और आगे भी कुछ कहा था उन्होंने। यार इस तरह के जब बयान देंगे तो उनका पर्सनल बयान होगा, और मुसलमानों के हित में बयान देंगे तो वो बीजेपी का बयान होगा। देखिए, मुसलमानों की हित की बात जो करती है तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करती है। वो देश को तोड़ने का काम नहीं, देश को जोड़ने का काम करती है और सबके डेवलपमेंट की बात करती है। वो चाहती है भारतीय जनता पार्टी की मदरसा में कंप्यूटर पढ़ाई हो, मदरसा में मैथ का पढ़ाई हो, मदरसे के विद्यार्थी जो हैं वो देश से जुड़े। अगर ठीक है, मैं अगर मेरी जो शिक्षा है, जो मैं प्राथमिक शिक्षा जिसको कहते हैं, वो मेरा कुरान और इस्लाम है, मैं उससे अलग नहीं हो सकता हूँ। जैसे कि हिंदू धर्म में वेद और पुराण ये सब पढ़ा जाता है, नहीं तो उसी तरह मान लीजिए कुरान और नमाज है मेरा। उसके अलावा भी तो मेरी ज़रूरियात की चीज़ है। मैं अगर पढ़ा हूँ तभी तो आपके चैनल पर आकर के बोल रहा हूँ। अगर मैं मदरसे के हायर एजुकेशन क्या सर सैयद अहमद खान ने केवल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया, इसलिए किया कि जो पढ़े लिखे मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो कम पढ़े लिखे थे, जिनको उतना डेवलपमेंट की बात नहीं थी, वो हिंदुस्तान में रह गए। तो उन्होंने महसूस किया कि हमें अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए हमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो एंग्लो अरबी यूनिवर्सिटी मदरसे टाइप का कायम किया, बाद में उसको डेवलपमेंट करके यूनिवर्सिटी बना। तो आज अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तहरीक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं होती तो आज हिंदुस्तान में पढ़े लिखे मुसलमान नहीं होते। मैं उस मरहूम को, सर सैयद अहमद खान को अकीदत पेश करता हूं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता हूं कि अल्लाह पाक। और फिर एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि जिस तरह से चुनावी नतीजों देखने को मिले हैं, उसके बाद आपने भी ये दावा किया आज हमारे स्टूडियो में कि एनडीए 325 सीटें लेके आएंगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी का क्या होगा? देखिए, राहुल गांधी को कहेंगे कि वो लालू जी तो कहेंगे कि शादी कर लीजिए, बाराती हम बन करके आएंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी इनके बारात में जाएंगे और इनको शादी कर लेनी चाहिए। और अभी वैकेंसी नहीं है 2035 तक, इसलिए राहुल गांधी को तो लगता है जब तक पीएम नहीं बने शादी नहीं तो पीएम तो बनेंगे ही नहीं, तब तो तुम्हारे ही मर जाएंगे। अब सलमान खान से उनको सबक लेना होगा और तुम्हारे ही उनको इस दुनिया से चले जाना होगा, क्योंकि शादी कर ले, हो सकता है कि लड़की के नसीब से कहीं किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए, जैसे साउथ ऊथ में कभी छोटी मोटी लड़की के नसीब से कहीं छोटे छोटे राज्यों में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री ख्वाब ना देखें। चलिए, तो सैयद माज अर्फी थे, जो कि बीजेपी के 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद आप देख सकते हैं खुशी कितनी जाहिर है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। हालांकि आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज़ इंडिया तक।